लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक होने वाला है लेसन 6 रिस्क मैनेजमेंट फंडामेंटल्स। ठीक है, देखो आज का हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि समझ लीजिए जो की कॉन्सेप्ट होते हैं रिस्क के। ठीक है, आज का टॉपिक भी हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग के रिस्क होते हैं, अच्छा अबे रिस्क क्या होते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ से आप लोग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, देखो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज है, जैसे आप लोगों को किसी से थ्रेट है या किसी से आपको प्रॉब्लम है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं रोड पे निकले हैं एंड रोड पे क्या होता है कि आप लोगों को रिस्क रहता है कि कहीं पे जो है क्या करे आकर के कोई लड़ाई ना करने लगे या आप लोगों से आकर के कोई टकरा ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग की कुछ रिस्क होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्सेसिंग एंड migrating the risk that could navigate impact on an organization in cybersecurity risk management is क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, प्रोसेस फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम द थ्रेट्स। ठीक है, आ रही है ना आवाज? हाँ ठीक है। अगर जैसे बाकी सबको आवाज आ रही है एंड आपको नहीं आ रही तो इनकेस आपके इंटरनेट का हो सकता है इशू, तो आप एक बार डिसकनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो है आप लोगों को आवाज शायद से आने लगे। ठीक है, एंड हाँ एक चीज और थी, आप सभी को ग्रुप में एक डीपी भेजी गई है, उस डीपी को आप लोग यूज कीजिए अपने जीमेल अकाउंट के लिए जिससे आप लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस एंड यू टू स्टे कॉन्टेक्टेड विद मी। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग। हाँ, तो रिस्क मैनेजमेंट में कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो रिस्क सबसे पहले क्या होती है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ रिस्क क्या होती है कि ऐसी चीज, देखो कोई भी ऐसी चीज भाई एक तो ये बहुत सारे हार्ट हार्ट ये सब मत भेजो, नहीं तो मेरे को ये बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं पूछूं तभी सिर्फ आप लोग जो है क्या कहते हैं इमोजीज का यूज कीजिए, नहीं तो मत ही यूज कीजिए, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि साइबर सिक्योरिटी में कुछ कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क होती है। रिस्क क्या होता है, कोई भी खतरा। रिस्क को अगर हम लोग हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो खतरा, अगर हम लोगों को किसी भी चीज से खतरा हो, ठीक है, उसके बारे में जानना, ठीक है, या कितना खतरा है या उसको कैसे कम किया जाए, ये सब चीजें हमारी रिस्क मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अब हम लोग रोड पे निकले हैं, हम लोग को खतरा है कि कोई भी आकर के हमें मार सकता है। ठीक है, या फिर मैं जो है मैं निकला हूँ एंड आप लोगों को मैं नहीं पसंद हूँ, तो आप लोग आकर के मुझे मार सकते हैं कि भाई आयुष्मान सर को मार देते हैं, उनको खतरा है, तो मेरे को कुछ खतरा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है मुझे, तो मतलब जो है उस चीज के बारे में मैं पहले ही जान लूं कि मैंने क्लास में आकर के किसी को आकर के डांट दिया क्लास में। ठीक है, क्लास में आकर के मैंने किसी को डांट दिया, तो अब भाई मुझे खतरा है कि कल मेरे लिए फील्डिंग सेट है, मेरे घर के बाहर या मेरे कॉलेज के बाहर मेरे लिए आप लोगों ने फील्डिंग सेट कर दी है। ठीक है, तो ये मेरे लिए खतरा है, तो मैं इसके बारे में पहले से ही जान लूं कि भाई मेरे को ये खतरा है, तो मैं इसमें जो हूँ सॉरी, मैं इसके लिए पहले ही तैयार हो जाऊं। ठीक है, कि भाई ये मेरे को खतरा है, मेरे को इस रास्ते से अगर मैं जाऊंगा मेरे को ये लोग पकड़ के पीट देंगे, तो इससे बढ़िया मैं दूसरे रास्ते से आ जाता हूँ। ठीक है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने साथ कुछ जो है बॉडीगार्ड्स लेके चलने लगता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, इससे हम लोग रिस्क कम करते हैं, जिसकी वजह से अगर कभी भी हमारे ऊपर, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों के ऊपर कभी साइबर अटैक हुआ हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो उस वेबसाइट की रिस्क को कम करना, यानी कि जो डेटा लॉस हो रहा है उसको कम से कम करना, कि भाई इससे कम हमारा डेटा, मतलब इससे ज्यादा हमारा डेटा लॉस ना हो। ठीक है, या फिर ट्राई तो यही करते हैं कि बिल्कुल डेटा लॉस ना हो। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी वेबसाइट ही हैक ना हो, तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को पता चल जाए कि रिस्क क्या होती है, कैसे इसको माइग्रेट किया जाता है, कैसे इसको कम किया जाता है। ठीक है, देखो इसके 5 की कॉन्सेप्ट होते हैं, रिस्क, थ्रेट, वर्नेबिलिटी, इम्पैक्ट एंड लाइकलीहुड। ठीक है, अब देखो रिस्क सबसे पहले क्या होता है, द पोटेंशियल फॉर लॉस, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स ड्यू टू द थ्रेट। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि थ्रेट के कारण, अभी मैं आगे आप लोगों को एक बार पहले बता चुका हूँ कि थ्रेट्स क्या होते हैं, हम लोग एक क्लास में पहले पढ़ चुके हैं कि थ्रेट्स क्या होते हैं। कोई भी वायरस या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे सिस्टम्स में आकर के हमारे जो है क्या कहते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आकर के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे, चाहे वो वायरस हो या फिर आप लोगों के सिस्टम के लिए कोई जो है फिशिंग ईमेल हो, वो सब थ्रेट्स में आता है। ठीक है, तो रिस्क में क्या होता है, द पोटेंशियल फॉर लॉस। ठीक है, कोई ऐसा लॉस या डैमेज जो कि क्रिएट हो सकता है, ठीक है, किसी ना किसी थ्रेट के कारण। आज जैसे मान लो कि मैंने गन खरीदी है, ठीक है, एंड मैं गन जाके किसी को शूट करने के लिए खरीदता हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा,
उस किसी दूसरे इंसान के लिए वो चीज लॉस डैमेज का हो सकता है कि मैंने गोली चलाई, हो सकता है उसकी जान चली जाए, या हो सकता है उसके हाथ पे लग जाए, या हो सकता है उसको सिर्फ छू के निकल जाए, या हो सकता है सिर्फ वो डर जाए। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्शन को, ये डैमेज को पहले से ही जो भाप लेता है वो रिस्क होता है। रिस्क हम लोग की ऐसी चीज होती है, हम लोग को पता चल जाए कि भाई ये हमें जो है क्या कहते हैं दुविधा है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज हमारी रिस्क होती है। ठीक है, फिर आता है हमारा थ्रेट। ठीक है, अब कोई ऐसा सरकमस्टांस या फिर इवेंट जिसके द्वारा मेरे लफ्जों पे जाइएगा, जिसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन हार्म हो सकती है, कहीं पे हम लोगों की जो है डेटा लीक हो सकता है। ठीक है, और इन्हीं थ्रेट्स के कारण रिस्क जनरेट होती है। जैसे मैंने एक वायरस अपने कंप्यूटर में बना लिया, तो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क बढ़ गई कि भाई मैंने इसको भेज दिया। जैसे मैंने यहाँ पे एक वायरस बनाया एंड मैंने यहाँ पे कान्हा को भेज दिया एंड कान्हा जो है हैक हो गया, तो कान्हा के लिए वो चीज रिस्क है। ठीक है, वो हैक हो जाने का डर इज बेसिकली रिस्क। एंड मैंने जो यहाँ पे वायरस भेजा या जो मैंने वायरस बनाया, वो बेसिकली हम लोगों का थ्रेट है। ठीक है, फिर आती है वर्नेबिलिटी। अब वर्नेबिलिटी कुछ ऐसी होती है कि वीकनेस जो सिस्टम है, जैसे मान लो कि मैंने एक घर बनाया है, घर का एक दरवाजा है। ठीक है, तो दरवाजा क्या है कि वो बहुत कमजोर है। ठीक है, अगर उसको कोई 5 बार अगर पैर मारेगा, कोई 5 बार उस पर किक करेगा, तो क्या होगा कि वो जो दरवाजा होगा वो टूट जाएगा। ठीक है, तो वो उसकी वर्नेबिलिटी, वो उसकी कमजोरी है। वही सेम चीज वेबसाइट में होती है। वेबसाइट में क्या है कि कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो कि कमजोर रह जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि उसमें हम लोग सही से प्रॉपरली कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं, ओल्डर वर्जन इस्तेमाल करते हैं। वो सब वर्नेबिलिटीज होती है। ठीक है, जिसके कारण थ्रेट भी एंटर हो सकता है, एंड इवन वो भी एक काइंड का थ्रेट होता है हमारी कंपनी या हमारे सिस्टम्स के लिए। ठीक है, फिर आता है इम्पैक्ट। अब जैसे मान लो कि मैंने किसी को गोली मार दी, ठीक है, तो उसके कुछ इम्पैक्ट हुआ ना, कि उसके जाकर के वो गोली लगी, वो मरा या उसके चोट लगी, तो वो इम्पैक्ट हुआ, कुछ ना कुछ उसके ऊपर लगा, जाके कुछ ना कुछ उसका नुकसान हुआ। वो जो नुकसान हुआ उसको जो है क्या कहते हैं, हम लोग का जो है क्या कहते हैं पहले से ही जो मतलब सॉरी, जो हम लोग को पता चलता है कि जो उसपे इम्पैक्ट हो गया। जैसे मान लो एक अटैक हमारी वेबसाइट या हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे हो गया है एंड हमारा डेटा लीक हो गया है, तो जो डेटा लीक हुआ है, जो डेटा लीक हो गया है, वो इम्पैक्ट होता है कि किसी वायरस ने आकर के हमारे सिस्टम से डेटा चुरा लिया, वो हमारी वेबसाइट का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, कि हमारे ऊपर ये इम्पैक्ट हो गया, हमारा डेटा चोरी हो गया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे ये इम्पैक्ट आया है कि हमारी जो है ये जो कंपनी है इसका इतना सारा डेटा चोरी हो गया है। ठीक है, ये चीज होता है इम्पैक्ट। ठीक है, जैसे मैं दरवाजे पे मारूंगा, ठीक है, तो टूट जाएगा, तो मैं इम्पैक्ट करता हूँ। मैंने कैमरा तो ऑफ कर दिया, कैसे कैमरे खुलना है? ठीक है, ये चीज इम्पैक्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा लाइक्लीहुड। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क अकरिंग। हम लोगों की ये प्रोबेबिलिटी पता करना कि कितना रिस्क अकर हो रहा है। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी एक मैथ का टर्म होता है। हम लोगों को ये परसेंटेज पता चलता है कि भाई इतने परसेंट हमें रिस्क है। जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए एक दूसरी स्क्रीन ओपन करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम लोगों की कोई वेबसाइट है। ठीक है, तो वेबसाइट पे हाँ, ठीक है, देखो क्या है वेबसाइट, कि ये हमारी एक वेबसाइट है। इसमें हम लोगों का कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 लोगों का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड क्या होता है, एक वायरस है जो इस सिस्टम में घुस जाएगा, तो वो 50 लोगों का डेटा चुरा लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, 50 को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, एंड क्या बचेगा हम लोग का 5/10, यानी कि 50%। ठीक है, तो इस कंपनी को 50% रिस्क है, यानी 100 लोगों का अगर डेटा है एंड उसमें से 50 लोगों का डेटा चोरी हो रहा है, तो वो हम लोग का 50% का रिस्क है कि भाई 50% की हमारी रिस्क हुई है। ठीक है, यानी कि 50% हमारा डेटा चोरी हो सकता है। ये चीज आती है हमारी रिस्क मैनेजमेंट में, लाइक्लीहुड में, यानी हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं कि भाई हम लोगों को कितनी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है, रिस्क अकर होने की कितनी चांस है। ठीक है, ये चीज आती है हमारी लाइक्लीहुड। ठीक है, फिर आते हैं हमें टाइप्स ऑफ रिस्क इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में बहुत तरीके के रिस्क होते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोग को कुछ बताए गए हैं, 4 तरीके के रिस्क बताए गए हैं। ठीक है, एंड होते तो वैसे 4 ही है। ठीक है, सॉरी, पहले नंबर पे आता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, पहले ये बताओ आप लोग यहाँ तक सब क्लियर है? एक बार जल्दी से थम्स अप दे दीजिए।
ओके गुड, सबको समझ आया। ओके चलो वापस आते हैं। अब आता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो अभय को जैसे अभी प्रॉब्लम है, तो अभय प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को नोट करके रख लीजिए। एंड जब मैं पूछूं लास्ट में, जब मैं चैट ओपन करूं, तो आप लोगों को जो चीज ना समझ में आए वो चीज आप लोग मेरे से चैट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है। अब क्या है ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क कुछ ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई कोड लिखा एंड उसमें कोई एरर आ गया। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा ये जो लैपटॉप है अभी चलते चलते बंद हो जाए, इसकी बैटरी खराब हो जाए, इसका रैम खराब हो जाए, इसका या कुछ भी डेटा खराब हो जाए, या इसका मॉनिटर खराब हो जाए। तो ये क्या हुआ, सिस्टम फेलियर आया, ये ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन कोई हो रहा था, कोई ना कोई काम चल रहा था, बीच में ऑपरेशन ही फेल हो जाए, जैसे कि मेरा सिस्टम ही फेल हो गया, या फिर इंसान ही फेल हो गया, या फिर इंसान ने अपना जो है क्या कहते हैं कोड गलत कर दिया। तो ये सब चीजें होती है ऑपरेशनल रिस्क में। ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते एकदम से मेरी नींद आ जाए, मैं सो जाऊं, तो ये ऑपरेशनल रिस्क है। आप लोगों के लिए रिस्क हो गई कि मैं पढ़ाते पढ़ाते सो गया। ठीक है। तो ये चीज आती है आपकी ऑपरेशनल रिस्क में। ठीक है। कोई भी सिस्टम फेलियर या ह्यूमन एरर इज बेसिकली हमारा ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल मतलब कोई भी ऑपरेशन, कोई भी काम चल रहा है, ऑपरेशन का मतलब ये होता है काम चल रहा है कोई, मतलब जो है कोई, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें वो लोग क्या करते कि जा करके उन्होंने पाकिस्तान को एकदम मारा पीटा। ठीक है, बहुत गंदी तरीके से मारा पीटा। तो वो जो था वो ऑपरेशन चल रहा था, एंड अगर उसमें कोई फेलियर हो जाता, जैसे हमारी कोई मिसाइल जो है क्या कहते हैं नहीं फटती, तो वो क्या होता है, एक सिस्टम फेलियर होता, या फिर एक ह्यूमन एरर। जैसे ऐसा होता है कि पाकिस्तान जैसा एक कंट्री बन गया है। ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री बन गया एंड वहां के जो लोग हैं वो सब ह्यूमन एरर है। ठीक है, वो सब ह्यूमन एरर है, वो सब मतलब एरर ही आप सब लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज होती है ऑपरेशनल रिस्क एंड रिस्क एसोसिएटेड विद सिस्टम फेलियर एंड ह्यूमन एरर। ठीक है। फिर आता है हमारा कंप्लायंस रिस्क। ठीक है। जैसे देखो, अब हम लोगों का क्या होता है कि कुछ डेटा हमारा जो है सिस्टम आकर के, मतलब कोई भी वायरस आकर के लीक कर सकता है। ठीक है। आवाज चली गई क्या मेरी? आवाज चली गई है क्या गाइस? हाँ ओके। अब आने लगी आवाज? चलो आने लगी। ठीक है। कंप्लाइंस रिस्क में क्या होता है, जैसे कोई ऐसी चीज हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज हो जिसके कारण लॉ, जिसके लॉ एंड रेगुलेशंस को कोई वायलेट कर दे। जैसे कि मेरा लॉ है कि भाई मेरी कंपनी पे आकर के, अभी हम लोग लॉ भी पढ़ेंगे कि हमारी कंपनी पे आकर के कोई भी अटैक नहीं कर सकता है जब तक उसके पास एक प्रॉपर मतलब जो हो क्या कहते हैं उसके पास एक्सेस ना हो। ठीक है। तो वो चीज कंप्लाइंस रिस्क में आती है कि कोई भी आकर के मेरे मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बर्बाद कर रहा है, कोई मेरे रूल्स के खिलाफ जा रहा है या मेरे ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जा रहा है, वो हमारा कंप्लाइंस रिस्क में आता है। हम लोगों का जितने भी चीजें होती है, जैसे कि हम लोग का जो भी कोई सिस्टम हैक करने की कोशिश करता है बिना मेरे लीगल क्या कहते हैं उसके कंसर्न के, तो वो चीज क्या आती है, हम लोगों की कंप्लाइंस रिस्क आती है। ठीक है। फिर आती है हमारी स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी को, किसी बिजनेस को बर्बाद करने का या ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करने का जो मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि भाई इस कंपनी को बर्बाद करके रहना है। जैसे अभी यहाँ पे जैसे मान लो 87 90 लोग हैं मान लेते हैं, एंड हम 90 लोग मिलके हैकर्स एक किसी न किसी कंपनी को बर्बाद करने का सोच लेते हैं कि भाई हम लोग गूगल को आज बर्बाद करके मानेंगे, गूगल में कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो वो हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाए हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है। ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल रिस्क। इसमें नाम से ही समझ आता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पैसा चोरी हो जाए या उनके कोई एसेट चोरी हो जाए, ठीक है, या फिर उनको गलत मिसयूज किया जाए, वो हम लोगों का फाइनेंशियल रिस्क होता है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या इवन मेरी आप लोग आकर के बैंक जो है हैक कर लेते हैं, तो क्या होता है कि मेरा फाइनेंशियल रिस्क होता है कि मेरा पैसा यहाँ से चोरी हो गया। जैसे आजकल स्कैमर्स कॉल करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भाई आप जो है अपना ओटीपी बता दो, आपको हम 10 लाख रुपए देंगे। तो आपके लिए वो फाइनेंशियल रिस्क है, वो आप लोगों के लिए रिस्क है कि हाँ भाई मेरा यहाँ से पैसा ये लोग चोरी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया? ठीक है, जल्दी से सब लोग एक बार थम्स अप कर दो। हाँ ओके, सबको समझ आ रहा है। ठीक है। ओके ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके अभी तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार आप सभी लोग जो है क्या कहते हैं सारे टॉपिक्स को नोट करके रख लीजिए, एंड जो भी आप लोगों को ना समझ में आए वो आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। आप लोग एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछा करो जो आप लोगों को जो है नहीं समझ आता है। ठीक है।
फिर आता है हमारा रिस्क असेसमेंट एंड मेथोलॉजीज, ठीक है। फिर इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्या है, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, ठीक है। देखो अब क्या होता है, जैसे रिस्क असेसमेंट हम लोग रिस्क के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि रिस्क हम लोग जो ये बेसिकली दोनों चीजें हमारे लाइक्लीहुड पे आती है, ठीक है। जैसे जो क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट है उसमें क्या होता है, यूजेस अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच टू इवेल्युएट रिस्क बेस्ड ऑन लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट, ठीक है। तो हम लोग रिस्क के बारे में जानते हैं, ठीक है। हम लोग ये चीज खुद से डिस्क्राइब करते हैं, एक अप्रोच अपनी जो है इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। मतलब कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं, जिसमें हम लोग का क्या होता है कि जो भी हम लोग का जो लाइक्लीहुड है, इम्पैक्ट, उन दोनों को इस्तेमाल करके हम लोग ये पता लगाते हैं कि हम लोगों को कितना जो है रिस्क है, ये हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। बस आप लोग इतना याद रखिए, ये जो होता है ये हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है। ये हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं। और जो ये क्वालिटेटिव असेसमेंट होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, यानी कि 1000 लोगों का डेटा चोरी हो गया या फिर हम लोगों के 500 रुपए हमारे अकाउंट से चोरी हो गए, ये हम लोग की आती है क्वांटिटेटिव असेसमेंट में, और ये आता है हमारा क्वालिटेटिव असेसमेंट में, ठीक है। बस आप लोगों के लिए इतना ही है कि आप लोग ये समझ लीजिए कि इसमें हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, कितने परसेंट का हमें रिस्क है, कितने परसेंट का हमें रिस्क है, इसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितने नंबर का हमारा रिस्क हुआ है, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट में, ठीक है। हाँ, फिर आता है हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कैसे पता करते हैं कि रिस्क कैसे है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाइज द असेट्स एंड देयर वैल्यू। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि हम लोग के असेट क्या है। जैसे असेट में हम लोग की बिल्डिंग हो सकती है, कोई हमारा सर्वर हो सकता है, जो हम लोग सर्वर सेट करते हैं, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीज जिसका जो है क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू रखता हो, जो कि हमारी कंपनी में कोई ना कोई वैल्यू रखता हो, वो हम लोग के असेट होते हैं, ठीक है। हम लोग असेट की वैल्यू पता करते हैं, जैसे कि हम लोगों का जो कंप्यूटर है, मान लेते हैं कंप्यूटर हम लोग का असेट होता है, कंपनी में असेट माना जाता है, वो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का है, ठीक है। वो हम लोगों का 1 लाख रुपए का है, तो उसकी वैल्यू हम लोग पहले निकाल के रख लेते हैं कि भाई 1 लाख रुपए का हमारा लैपटॉप है, ठीक है। ठीक है, हमारा लैपटॉप है, ठीक है। फिर हम लोग पता करते हैं कि जो हमें थ्रेट ऑफ वर्नेबिलिटी है, थ्रेट और वर्नेबिलिटी है, वो कैसी है, ठीक है। हम लोग के मतलब थ्रेट या वर्नेबिलिटी क्या है, जैसे कि हमें जो है वायरस आ रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग के लिए एक थ्रेट है। फिर क्या होता है, डिटरमाइन लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। फिर हम लोग पता करते हैं कि उसमें कितने परसेंट रिस्क है कि हम लोगों को जो है डेटा चोरी हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं अभी के लिए 100% रिस्क है, ठीक है। फिर हम लोग इन सबको कैलकुलेट करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट द क्या कहते हैं प्रोटोटाइज रिस्क। फिर होता है डेवलप रिस्क क्या कहते हैं माइग्रेशन स्ट्रक्चर, ये अभी हम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई वायरस से हमें 100% रिस्क है, जिससे हम लोग का ये 100%, यानी मान लो अभी हम लोग का 1 लाख रुपए की कंपनी है, तो क्या होगा कि हम लोग के सिस्टम में वायरस आ जाएगा, तो 100% हमारा असेट अफेक्ट होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो क्या होगा, 100% में हमारा 1 लाख आ जाएगा, यानी कि हमारा 1 लाख रुपए पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये चीज होती है यहां तक की। फिर आता है डेवलप रिस्क माइग्रेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि भाई हमारा रिस्क क्या है और कितने पैसे का रिस्क है और कितना रिस्क है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके बारे में पता करेंगे कि भाई इतना हमको रिस्क एंड इस लेवल का रिस्क है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का जो रिस्क है उसको कम से कम कैसे किया जाए, ठीक है। कम से कम कैसे किया जाए, जैसे मान लो 100% का रिस्क था, तो उसे हम लोग घटा करके कम से कम जो है 10 ले आते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 10 ले आते हैं, यानी 1 लाख का अगर 10 करेंगे, यानी कि 10,000 रुपए हमारे से बर्बाद हो, 1 लाख पूरा बर्बाद ना हो, ठीक है। तो ये चीज आता है हमारा रिस्क असेसमेंट में। हम लोग पहले पता करते हैं कि हमारा जो है क्या कहते हैं कितना एसेट है, हम लोग के पास क्या क्या चीजें, कितने की चीजें कितनी वैल्यू रखती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की वर्नेबिलिटी कितनी है, मतलब क्या वर्नेबिलिटी है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइक्लीहुड इम्पैक्ट ऑफ रिस्क क्या है, कितने परसेंट हम लोग का रिस्क है। जैसे मान लें 100% रिस्क है, फिर क्या होता है, इवेल्युएट द पर्सनलाइज रिस्क, हम लोग इवेल्युएट करते हैं पर्सनलाइज रिस्क। एंड उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर एक फाइल बनाते हैं कि भाई हमारा डेटा चोरी ना हो जाए, ठीक है। डेटा चोरी कम से कम हो, तो हम लोग उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं पूरा असेसमेंट एक तैयार करते हैं, ठीक है। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ?
ये हम लोग का सारा फॉरेंसिक्स में आता है। तो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी के स्पेशली फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जिसको जो चीज क्लियर नहीं हो रही है फिर से मैं बोलूंगा, आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिए। प्रेम आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप जो है क्या कहते हैं चीजें अपनी नोट करके चलिए एंड मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड अगर आपको तब भी समझ नहीं आता एक बार आप लोग दोबारा से लेक्चर देखिए एंड ये चीज है 100% आप लोगों को हर चीज समझ आ जाएगी। एंड इनकेस अगर आपको तब भी समझ नहीं आता है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में आकर के पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेता हूँ एंड कम से कम 15 मिनट का हम लोग वेट करते हैं, तो 15 मिनट में आप लोग के क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाते हैं। आज इवन किसी ने पूछा भी था एक क्वेश्चन एंड मैंने उसको रिजॉल्व किया था, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस जो है फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए रिएक्शंस बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ पहले एक बार बताओ, आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? अच्छा बताओगे कैसे? लो रिएक्शंस ऑन कर दिए, ठीक है। चलो चलो ओपन है आप लोग रिएक्शंस, ठीक है। फिर आता है हमारा रिस्क को कम से कम करने के लिए स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ठीक है। रिस्क को कम से कम करने की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, माइग्रेट करने की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले या तो हम लोग ये करें कि रिस्क को बिल्कुल अवॉइड ही कर दें, यानी 0% रिस्क करके। जैसे कोई वायरस हमारे सिस्टम में घुस रहा है तो हम लोग एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस एंटीवायरस का नाम आयुष्मान है, ठीक है। हम लोग आयुष्मान को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर क्या होगा कि सिस्टम में कोई वायरस आएगा ही नहीं। सिस्टम में कोई वायरस आएगा ही नहीं तो हम लोग बिल्कुल रिस्क को अवॉइड ही कर दिए, बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दिए, ठीक है। जो भी मतलब इसमें प्रोसेस हो रहा था सब कुछ एलिमिनेट कर दिए। तो ये चीज होता है हम लोग का रिस्क अवॉइडेंस, बिल्कुल ही रिस्क को हम लोगों ने अवॉइड कर दिया, ठीक है। फिर आता है हमारा रिस्क रिडक्शन, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल्स और क्या कहते हैं मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स लगा देते हैं, जैसे मान लो कि आप लोग जो है क्या कहते हैं सस्ती मतलब जो है क्या कहते हैं लाइक कोई दूसरी कंपनी है जो बहुत महंगा आयुष्मान को नहीं अफोर्ड कर सकती है, अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो क्या करती है एक वो दूसरी कंपनी का जो है क्या कहते हैं एंटीवायरस इस्तेमाल कर लेती है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड का, ठीक है। एक्स वाई जेड का इस्तेमाल कर लेती है, तो इससे क्या होगा उनका रिस्क कम से कम हो जाएगा, लेकिन मान सकते हैं कि 10% का तब भी उनके ऊपर रिस्क रहेगा कि इनका डेटा चोरी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं रिस्क को कम कर देते हैं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स लेके रिस्क को कम कर देते हैं। फिर आता है रिस्क ट्रांसफर, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो रिस्क होता है ये जी समझिएगा सही से, ठीक है। जो हम लोग के रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जैसे उसको किसी और को जो है क्या कहते हैं दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारी कोई कंपनी है एंड हमारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं उस 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करा देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कराया, अब वो कोई और कंपनी के पास है, ठीक है। यानी अगर कभी भी हमारे ऊपर अटैक होता है, हमारा डेटा चोरी हो जाता है, तो इंश्योरेंस वाले पूरा पैसा मुझे कवर करके देंगे। तो हमने रिस्क को दूसरे के सर मर दिया भाई, अगर हमारा पैसा जाता है तो हमसे नको करो, हमसे कुछ नहीं है, ठीक है। जो कंपनी है वो खुद निपटेगी, जिसके ऊपर मैंने इंश्योरेंस किया है वो खुद निपटेगी, वो हमें आकर के पैसा देगी, हमारा जितना पैसा जाएगा, ठीक है। और ऐसे चलता है, ये बहुत ज्यादा कंपनीज करती हैं, ठीक है। फिर जो है रिस्क एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। जैसे को जो है क्या कहते हैं हम लोग मान लेते हैं कि भाई हाँ हमारी ये रिस्क है, हमारे ऊपर ये रिस्क है, एंड जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, हम लोग बस उसको मान के रख लेते हैं हाँ भाई हमारे ऊपर रिस्क है, हमारा डेटा चोरी हो सकता है, ठीक है। एंड माइग्रेट माइग्रेट करने का आगे फ्यूचर में सोचते हैं इसको कम से कम कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिस्क रिस्क एक्सेप्टेंस, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? ओके, ठीक है। फिर आता है हमारा कुछ क्या कहते हैं कंप्लायंस एंड मतलब जो है रेगुलेटरी, कुछ ऐसी चीज होती है रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हम लोग का रिस्क में कम करनी होती है, ठीक है। देखो आईएसओ होता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आता है सिक्योरिटी मेजर्स के, ठीक है। ये क्या होता है कि हम लोग कुछ इंटरनेशनल सिक्योरिटी मेजर्स को रखते हैं कि हम लोगों का रिस्क कम से कम हो सके, ठीक है। ये हम लोग के लॉस के अंदर आते हैं, ये इंटरनेशनल लॉ होते हैं, ठीक है, जिसको हर कंपनी लगभग फॉलो करती है। हर कंपनी अपने रिस्क को कम से कम करने के लिए इन सब चीजों को फॉलो करती है, ठीक है। वो सारे हम लोग जो है कंप्लायंसेस अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर होता है हमारा
NIST रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। ये RMF होता है, अभी बताते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो उसके जो है मतलब कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे जो है क्या कहते हैं एजेंसीज होती है जो एग्रीमेंट करा लेती है, वो हम लोग की सारी जो है रिस्क ट्रांसफर में होता है कि ये पहले से एग्रीमेंट करा के रख लेती है। एंड क्या करती हैं कि जो है क्या कहते हैं, जैसे आपने इंश्योरेंस ले रखा है NIST के अंदर, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर आपकी कंपनी से कभी भी डेटा चोरी हो जाता है, अगर आपकी इसमें गलती नहीं है, वो लोग एक मतलब प्रॉपर उसके ऊपर चेकिंग होती है, अगर आपका डेटा जो है चोरी हो जाता है जिसमें आपकी गलती नहीं है, तो आपका सारा पैसा NIST के लॉ के अंदर अंतर्गत अंतर्गत आप लोगों का सारा पैसा आप लोगों को वापस दिया जाता है। ये कुछ गाइडलाइंस होती है रिस्क मैनेजमेंट की। फेडरल एजेंसीज ज्यादातर इसको इस्तेमाल करती है, इंटरनेशनल ज्यादातर यूरोपियन एजेंसीज ये NIST को फॉलो करती है, इंडिया भी NIST को ही फॉलो करती है, ठीक है। इवन USA जितने भी मेजर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान अपने खुद के बनाए हुए लॉस को फॉलो करता है, तभी वहां पे साइबर लॉस कुछ कुछ नहीं है, साइबर लॉस वहां के, ठीक है। तो ऐसा है, इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, इसीलिए हम लोग मच सेफर हैं ऐसी कंट्रीज से, ठीक है। फिर आता है GDPR एंड हिप्पा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कुछ रेगुलेशंस होते हैं डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के। जैसे हम लोग जो है क्या कहते हैं CIA मॉडल पढ़े थे, तो वो हम लोग का GDPR के अंदर आता था, ठीक है। ये टोटली ये जर्मन डेवलप्ड जो है क्या कहते हैं पूरे के पूरे लॉज होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों का प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेजर किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ट्राई किया जाता है कि हम लोगों का डेटा चोरी ना हो, ठीक है, हम लोगों का डेटा चोरी ना हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आती हैं हम लोगों की GDPR एंड हिप्पा में, ठीक है। फिर आता है हमारा PCI DSS, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जो फ्रेमवर्क होते हैं, जो पेमेंट कार्ड सिक्योरिटी होती है, जैसे हम लोग ATM कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी तो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। वो सिक्योरिटी हम लोग की डीप वेब पे एक्सेसिबल होती है, ठीक है। वो सिक्योरिटी हमारी डीप वेब पे एक्सेसिबल होती है, जितनी भी कंपनीज काम करती है, जितनी भी बैंक वाली कंपनीज काम करती हैं, वो सब डीप वेब पे काम करती है, उनके पास स्पेशल एक्सेस एंड ऑथराइजेशन होता है। तो फिर वो सब किस लॉ के अंदर आते हैं, वो PCI DSS के अंदर आते हैं, जो कि पेमेंट कार्ड एंड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे हम लोग जाके ATM लगाते हैं, ATM में हम लोग पिन डालते हैं, ठीक है। तो जो पिन हम लोग डालते हैं, वो हम लोग का PCI DSS के थ्रू ऑथराइज होता है। देखो, ऐसा होता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि PCI DSS जो होता है, उसके अंदर हम लोग जो है ATM का हमेशा 4 डिजिट का ही पिन क्यों रखते हैं। देखिए, ऐसा हुआ था कि जिसने मतलब ATM का निर्माण किया था, उसने क्या किया था कि जो है उसकी जो वाइफ थी उसको, ये लिटरल की स्टोरी है, मैं ऐसे मजाक से नहीं बता रहा, उसकी जो वाइफ थी उसको 4 नंबर से ऊपर नंबर्स याद करने में प्रॉब्लम होती थी, तो उस बंदे ने 4 ही डिजिट रखे, ठीक है। 6 डिजिट याद करने में उसकी वाइफ को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस बंदे ने 4 डिजिट इस्तेमाल किए, एंड ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बन गया कि भाई 4 ही डिजिट जो है इस्तेमाल होंगे, ठीक है। फिर आता है केस स्टडी, मैं आप लोगों को ये चीज भेजूंगा, अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग ये वाली केस स्टडी कर सकते हैं, मैं ग्रुप में आप लोगों को डाल दूंगा ये वाली PDF, आप लोग ये जा करके पढ़ सकते हैं, केस स्टडी के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को समझ आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है गायब ही हो गया, साइबर लॉज एंड एथिक्स, ठीक है। साइबर लॉज ये सब भी हम लोगों को ठीक है, एक सेकंड, जो हमारे साइबर लॉज होते आवाज नहीं आ रही क्या, रुको थोड़ी देर 1-2 सेकंड रुकते हैं, फिर हमारी आवाज आने लगेगी, आने लगे आवाज, कुछ 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 एवरीबॉडी, ठीक है। आज की क्लास में मजा आ रहा है, आज थोड़ा मन सा कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए, है ना। कुछ अच्छे अच्छे लोग भी हैं चैट में, सॉरी, उसमें देख रहा हूँ मैं, सभी लोग बहुत सारे लोग हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स का वेट रहता है, वो सब ज्वाइन कर लेते तो अच्छा लगता है। मुझे तो आप सबका इंतजार रहता है, आज देखिए 85 ही लोग बस ज्वाइन हुए हैं। मेरे को यार हमेशा पसंद है कि 95 वाला वो जो नंबर होता है, वो बहुत प्यारा लगता है देखने में। आप सभी लोग आते हैं, क्लास पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, आप लोग एक बार प्लीज लाइक करके बताइए कि आप लोगों को क्लास में मैं पढ़ाता हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों की कुछ चीजें रह जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप सब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, बट आप लोग लास्ट में चैट
जो है क्या कहते हैं, जब मैं ओपन करूँ तब एक साथ क्वेश्चन पूछा करिए। नहीं तो ऐसा होता है कि हम लोग का काफी सारा सेशन छूट जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने 30 मिनट्स में एक अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एंड ये वाला टॉपिक कुछ बहुत ज्यादा मतलब जो है लेंदी नहीं है, एंड अगर इवन लेंदी भी होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। बस हम लोग 11:30 तक भी कभी कभी क्लास लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेट कर लेंगे डाउट सेशन है ना। ठीक है। देखो, आज का ये जो साइबर लॉ का एंड एथिक्स होता है, देखो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो साइबर लॉ है, ये इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग ये समझ सके कि भाई कोई गलत काम करने का परिणाम या फिर जो है नतीजा क्या होता है, ठीक है। जो आउटकम होता है कोई गलत काम करने का, वो बहुत खराब होता है, ठीक है। तो एथिक्स को कुछ भी करिए, बट आप लोग अपने एथिक्स, एमडी इसमें क्या आपको समझ नहीं आया? अभी तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने एथिक्स को संभाल के रखिए, अपने एथिक्स को अच्छा रखिए। एथिक्स क्या होता है? आप लोगों के अच्छे कर्म, ठीक है। अपने सारे कर्म को अच्छा रखिए, पूरी दुनिया अच्छी रहेगी, ठीक है। आप लोग जिस भी गॉड में मानते हैं उसमें हर जगह आप लोगों को यही बोला जाता है कि अच्छे कर्म कीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि एथिक्स भी हम लोग लॉ में, यहाँ पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी में आकर के एथिक्स मानते हैं अपने, कि हम लोग जो है भाई कोई गलत काम नहीं करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे। क्योंकि देखो, एक गलत काम करने वाला आदमी भले उसने छोटा सा गलत काम किया हो, बट वो गलत होता है ना। ऊपर जाकर के फिर किसको अपनी शकल दिखाओगे, क्या बताओगे कि भाई नीचे मैं लोगों का डेटा पैसा चोरी करके आया हूँ? तो ये सब गलत होता है, किसी का अकाउंट चोरी कर लिया, तो ये सब चीजें होती है। तो हम लोग को अपने एथिक्स को हमेशा अच्छे रखना चाहिए। एंड इवन अगर आप लोग अपना इवन फ्यूचर में अपना जो है क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से आप लोग अच्छी जगह जॉब चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के बैकग्राउंड से, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपने एथिक्स अच्छे रखेंगे। अगर आप लोग के ऊपर कोई भी एक भी क्रिमिनल चार्ज लग गया रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, तो इवन आपको कोई भी कंपनी हायर नहीं करेगी, ठीक है। बड़े से बड़े छोड़ो, ड्रॉप जैसी कंपनी भी जो है हम लोग का बैकग्राउंड चेक करती है। इवन जब मैंने ड्रॉप ज्वाइन किया था तब मेरा भी बैकग्राउंड चेक हुआ था, ठीक है। मेरे बारे में सब कुछ चेक किया गया था कि मैं लाइक मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, या फिर जो है क्या कहते हैं कभी डेटा लीकेज का कोई ऐसा तो नहीं है, या फिर मैं जो क्या कहते हैं कोई गलत ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ऐसी चीजें हम लोग की चेक की जाती है। तो आप लोगों से एक ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी गलत काम मत कीजिएगा। इवन आप लोग हैकिंग सीख जाएं, इसके बाद वाले लेक्चर्स आप लोग के थोड़े एडवांस होने वाले हैं, तो एथिक्स मैंने ये चीज सोचा कि आप लोगों को जरूरी है साइबर लॉ पढ़ाना। तो आप लोग जो है प्लीज, जो है प्लीज, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी गलत काम मत कीजिएगा साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में, ठीक है। हाँ, अब देखो हम लोग का आज का लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर लॉ। हम लोग साइबर लॉ के जो है क्या कहते हैं डिजिटल एक्टिविटीज जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें बहुत ज्यादा एकदम डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, बट हम लोग इसको ओवर ओवर समझेंगे, ठीक है। हम लोग की साइबर लॉस के बारे में समझते हैं, एंड रेगुलेशंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे भी जानते हैं कि जो सिक्योरिटी लॉज होते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या जो है क्या कहते हैं, मतलब कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ पे जो है क्या कहते हैं अपना मान्यता रखते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज क्या कहते हैं एथिकल कंसर्न्स एंड साइबर सिक्योरिटी डिजिटल ये सब जो है क्या कहते हैं हम लोग देखेंगे कि हम लोग को साइबर सिक्योरिटी के जो डिजिटल क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीजें होती है वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है एथिक्स को, नॉन एथिक्स चीजों को, ठीक है। लर्न अबाउट साइबर क्राइम एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। हम लोग साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है और उसका परिणाम क्या होता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये परिणाम होता है कि परिणाम क्या होगा, यानी कि उसका आउटकम क्या होगा, आप लोग का अंत में नतीजा क्या निकलेगा कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। क्या कहते हैं एक्सप्लोर बेस्ट क्या कहते हैं प्रैक्टिसेस फॉर एथिकल बिहेवियर इन साइबर सिक्योरिटी। हम लोग जो है क्या कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे जो कि एथिकल बिहेवियर के लिए मतलब अच्छी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे साइबर लॉ क्या होता है। देखो, अगर आप लोग कोई भी क्राइम करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई लॉ बनाए। जैसे कि अगर आप लोग किसी का मर्डर कर देते हैं तो 302 बनाए, अगर आप लोग अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं तो 307 बनाए, अगर आप लोग जो है क्या कहते हैं किसी से गैंगस्टर एक्ट लगवाते हैं तो 227 होता है, आप लोग हिट एंड रन करते हैं तो क्या कहते हैं 229 एंड 193 के अंडर आप लोग जो है क्या कहते हैं जेल जाते हैं। इवन पॉस्को एक्ट होता है, जैसे कोई भी बच्चे को आप लोग किडनैप करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो 18 ईयर से नीचे है, तो आप लोग के ऊपर एक्ट 2018, पॉस्को एक्ट 2018 लगता है, जो कि आप लोगों का ये सब जो है क्या कहते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आप लोगों के ऊपर लीगल लॉस जो है क्या कहते हैं लगते हैं, जिसके कारण आप लोग जेल भी जा सकते हैं। इवन जेल जाना तो पक्का ही होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी? इम्पोर्टेंस ये होती है कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेसी होती है, जो हम जो है मतलब जो मतलब हैकर्स आते हैं वो कुछ दायरे में रह के काम करते हैं। इवन आप एथिकल हैकर भी होंगे तो कुछ दायरे में रह के काम करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ चीजें बना दी जाएंगी कि भाई आप लोग इसके दायरे के बाहर नहीं जा सकते, आप इसके सिवाय जो है क्या कहते हैं
जो है क्या कहते हैं मतलब डेटा प्रोटेक्शन अपना बचा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें होती है। अब जैसे कोई भी आदमी है तो अगर उसको आप लोग अभी साइबर लॉस पता चल जाएंगे तो उसके बाद आप लोग खुद कतराएंगे कोई भी साइबर क्राइम करने से। ठीक है, साइबर क्राइम एक ऐसी चीज होती है जो आज के समय में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एंड इवन मैक्सिमम पर्सन जो है क्या कहते हैं इस चीज में फंस जाता है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर से मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग इन सब चीजों से दूर ही रहिए, आप लोग साइबर लॉस पढ़िए एंड इस चीज में अपना जो है बिहेवियर एनहेंस कीजिए एंड इन सब चीजों को देखिए। ठीक है, इससे क्या होता है साइबर लॉ से जो पर्सनली अपने इंसान अपने आप को बचा सकता है। जैसे अब मेरे ऊपर किसी ने मतलब जो है मेरे ऊपर किसी ने, मान लेते हैं कृष्णा ने आकर के हम लोगों के जो है क्या कहते हैं अकाउंट, मेरे अकाउंट को आकर के हैक कर लिया। ठीक है, कृष्णा ने आकर के मेरे अकाउंट को हैक कर लिया, तो मैं क्या होऊंगा, मैं लीगल एक्शन ले सकता हूँ कृष्णा के खिलाफ। ठीक है, या फिर अब मान लेते हैं कि कृष्णा को ये चीज नहीं पता थी कि साइबर लॉ क्या होता है, एंड मैं जाता हूँ कृष्णा का अकाउंट हैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि कृष्णा मेरे ऊपर लीगल जो है क्या कहते हैं नहीं पता होगा कि भाई अकाउंट हैक कर लिया, तो इसके ऊपर मैं कुछ लीगल एक्शंस ले सकता हूँ या इसको जो है क्या कहते हैं जेल भेज सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीज पता होगा तो आप लोग जो है क्या कहते हैं मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इवन मेरे को अगर कोई हैक करेगा तो मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन जरूर लूंगा। इवन मेरा जो है क्या कहते हैं कोई अगर इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लेता है तो मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन लूंगा, बिकॉज ये ऐसे ही दुनिया चलती है। ठीक है, एंड इससे हम लोग का क्या होता है डेटा एंड प्राइवेसी का प्रोटेक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान डरने लगता है साइबर लॉस को देख करके कि भाई भाई इसमें तो रिस्क है तो ये तो नहीं करने का। ठीक है, तो इससे हम लोग का प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा रेगुलेशन डिजिटल क्या कहते हैं ट्रांजिशन एंड ई कॉमर्स। ठीक है, तो जो ऑनलाइन ट्रांजिशन होते हैं, जैसे हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, आजियो हो गया, इन सब चीजों पे जाकर के हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसके ट्रांजेक्शन्स में थोड़ी और सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि कहीं जैसे भाई पैसा अगर ऑनलाइन चोरी हो गया, अगर उसके लिए कोई लॉ ही ना बना होता तो भाई कोई जेल ही नहीं जाता। अगर मैं कोई ऐसे वर्नेबिलिटी निकाल देता जिसमें आजियो में जाकर के मैं जितनी चाहूँ उतनी शर्टें मैं ऑर्डर कर सकता हूँ बिना पेमेंट के, तो क्या होगा, अब क्या है अभी लॉ बना हुआ है, मैं धोखाधड़ी के केस में अंदर जाऊंगा। धोखाधड़ी का केस क्या कहते हैं 300 357 लगता है। ठीक है, 57, हाँ 357 ए के अंदर, आईपीसी एक्ट 357 के अंदर धोखाधड़ी में मैं जो हूँ क्या कहते हैं भागीदार हूँ, और मैं जो हूँ क्या कहते हैं उसमें चला जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के जो है क्या कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं। ठीक है, इवन हम लोग को इसके ऊपर बहुत सारा hefty अमाउंट भी पे करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग को कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि क्रिमिनल्स अवॉइड करते हैं, मतलब जो क्रिमिनल जो साइबर क्राइम्स होते हैं। ठीक है, वो चीजें जो है इसमें हम लोग अभी मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। और हाँ, हमारा जो डिजिटल बिहेवियर होता है उससे ये हम लोग का थोड़ा बेहतर करता है कि हम लोग ऑनलाइन आकर के कोई गलत काम ना करें। ठीक है, साइबर लॉ को जो कुछ की साइबर लॉज हैं तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर आते हैं, उसके ऊपर अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे जनरल 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 बोल रहा हूँ, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर। ठीक है, ये क्या होता है, ये यूरोपियन यूनियन ने एक जो है क्या कहते हैं डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स, एक जो है डेटा प्रोटेक्शन कुछ रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए। जैसे हमारे यहाँ का लॉ बना है कि 302 के अंदर अगर किसी भी इंसान ने मर्डर जो है किया है एंड वो जो है दोषी पाया जाता है, ठीक है, 302 के अंदर अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास यानी कि लाइफ टाइम के लिए उसको जेल हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के अंडर, जो कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। ठीक है, ये क्या करता है कि पोटेंशियल डेटा और प्राइवेसी जो होती है उसको मेंटेन रखता है, कि जो किसी भी इंसान का डेटा है वो प्राइवेट रहे। अब भाई अगर ये नहीं बना होता तो गूगल के पास हमारा जो भी डेटा है वो तो ऑनलाइन बेच देता भाई, हमारी फोटो बेच देता, हमारा मोबाइल नंबर बेच देता। अगर उसके पास हमारी किसी जो है किसी से गुल्लू गुल्लू वाली चैटें पड़ी होती वो बेच देता, तब आप क्या करते भाई? तब आपके पास तो कोई ऐसा लॉ ही नहीं था कि आप लोग जो है उसके अगेंस्ट जाकर के अपना डेटा बचा सके। तब तो भाई आप लोग तो क्या ही ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, आप लोगों को नहीं अच्छा लगता कि आप लोग के गुल्लू गुल्लू वाली जो बीच की चैटें हैं वो सब लीक हो गई। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम लोग को जीडीपीआर इन सब चीजों से बचाता है। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का ये तो बोलने में भी नहीं आएगा, बुडापेस्ट बुडापेस्ट क्या कहते हैं कन्वर्सेशन ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी एड्रेस साइबर क्राइम। देखो हम लोग का ऑनलाइन जो इंटरनेशनल साइबर क्राइम होता है, जैसे कि दाऊद ने, जो दाऊद है दाऊद इब्राहिम, ठीक है, उसके ऊपर ये चार्जेस लगे थे कि वो ऑनलाइन साइबर क्राइम्स करता था। इवन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को जो है, जैसे इंडिया में जो काउंटरफीट होती है, काउंटरफीट नोट्स होती है, ऐसा होता है जो नकली नोट्स होती है उनको काउंटरफीट कहते हैं। ठीक है, तो वो डेटा जब इंडिया में काउंटरफीट भेजता था, ऐसा होता था कभी कभी काउंटरफीट अकाउंट्स भी बना लेता था। जैसे कि उसने मोदी जी का मान लो अकाउंट बना लिया है, जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरा आयुष्मान हूँ, ठीक है, मेरा किसी ने नकली अकाउंट बना लिया
तो क्या होगा कि उसका जो है क्या कहते हैं, जो मतलब ये भी एक साइबर क्राइम होता है, तो उसने जो है मेरा क्या कहते हैं मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी को जो है क्या कहते हैं वायलेट किया है, उसने एक साइबर क्राइम किया कि मेरी आइडेंटिटी उसने चुराने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये इसमें आता है। फिर आता है डीएमसीए, ठीक है, डिजिटल देखो इसमें ऐसा चीज होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई चीज बनाई, ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने एक नया तरीके का लैपटॉप बना दिया, वो लैपटॉप क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता ही नहीं है, वो क्या करता है, वो बस हवा पे चलता है। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए, मान लेते हैं मैंने एक लैपटॉप बनाया तो हवा पे चलता है। या फिर मैंने कोई पेपर लिखा जो कि मेरा खुद का पब्लिश कराना था, ठीक है, वो क्या है, वो जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर कॉपीराइट कराना होता है। ठीक है, कुछ ऑनलाइन ऐसी चीजें बनानी होती है। अब जैसे मान लो कि मैंने कुछ भी बनाया है तो उसको ऊपर मैं कॉपीराइट लूंगा, नहीं तो कोई भी आकर के उसको इस्तेमाल कर लेगा। ऐसे आप गूगल पे जाएंगे, आपको करोड़ों चीजें मिल जाएंगी कॉपीराइट। आजकल तो एआई का कॉपीराइट होता है, तो कॉपीराइट क्या होता है, वो इंसान को बेचना पड़ता है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोटेक्शन देता है ये, जैसे जो है क्या कहते हैं जो भी हम लोग का डेटा, जैसे मान लो जो भी हम लोग का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, जैसे हमने मान ले ये उड़ने वाला लैपटॉप बनाया, हवा से चलने वाला लैपटॉप बना दिया, तो ये कोई और ना बना सके बिना मेरी परमिशन के, ठीक है, मेरे आइडिया को चोरी ना कर सके, तो इसलिए हम लोगों के ये डीएमसीए आते हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी चीजें होती है, जैसे कि हम लोग का कॉपी राइटिंग हो गया एंड इवन पेपर राइटिंग हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, एक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरी की पूरी पीएचडी इंसान कर सकता है, इतना गहरा चीज है, तो इसको तो एक छोटे से लेक्चर में नहीं कैप्चर किया, मतलब जो है क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, फिर नेशनल साइबर लॉस, अब कुछ नेशनल साइबर लॉस जो कि इंडिया और सीएफएए और इवन यूएसए जो है कंट्रीज जो इस्तेमाल करती हैं अपने अपने कंट्री के लिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार रुक जाओ, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, देखो अब कुछ ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आप ऑनलाइन आए हैं एंड आपसे कोई स्कैम कर देता है, ठीक है, आपसे कोई फ्रॉड कर देता है। जैसे कि मैं हूँ, मैं अभी आप लोगों से कहूँ कि इस क्यूआर पे स्कैन करके आप लोग जो है क्या कहते हैं 100 रुपए भेज दो, तो वो क्या होगा कि फ्रॉड होगा। मैं कहूंगा आप लोग 100 रुपए भेज दो एंड मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा फोन भेज दूंगा। ठीक है, एक बहुत पहले फोन चला था, आप सबने मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा, उसका नाम फ्रीडम 256 था। ठीक है, वो एक फोन था, ये लोग कहते थे कि ये फोन 256 रुपए, मतलब 256, ये क्या आ गया भाई ठीक है, ये फोन था। तो लोग कहते थे कि ये जिस कंपनी ने बनाया था, इसने कहा मैं 251, सॉरी 256 नहीं, 251 रुपीज में, 251 रुपए में इस फोन को बेचूंगा। एक ये 4G फोन था, और उस समय में भाई ये ऐसी चीज थी, मतलब 251 रुपए में कोई स्मार्टफोन, कोई टच फोन दे रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। ठीक है, एक टेलीकॉम कंपनी का इंडिया का इवन बिगेस्ट फ्रॉड में से एक फ्रॉड था, जिन लोगों ने इसको 10-10 फोन, कुछ लोगों ने इसके बुक कर दिए थे, उनको कभी वो फोन मिला ही नहीं, क्योंकि कभी ऐसा फोन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था। ठीक है, तब इंडिया में इतना ज्यादा फ्रॉड्स को लेकर के कोई लॉ नहीं बना था, कोई जो है इतना ज्यादा फ्रॉड्स को लेकर के लॉ नहीं बना था, तो इस चीज को जो है क्या कहते हैं नजरअंदाज कर दिया गया था इंडिया में। बट क्या हुआ था, उसको इंटरनेशनल कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के अंदर, यूएसए का जो बनाया हुआ था, उसके अंदर आज भी उसका ओनर जेल में है। ठीक है, ओनर तो ऐसा है, ओनर नहीं जेल में है, ओनर का लड़का जेल में है। ठीक है, क्योंकि उसी का आइडिया था, उसी की कंप्लीट फ्रीडम थी एंड उसी ने 251 बनाया था। ठीक है, उसने बोला था कि देश की 91वीं जो है क्या कहते हैं, मतलब उस पे क्या नाम है, मतलब आजाद हुए 51 साल हो गए, तो उसके नाम पे उसने 251 लॉन्च किया था। भाई तुम इमेजिन कर सकते, 251 रुपए में तुमको एक स्मार्टफोन मिल जाएगा। भाई 251 रुपए में आजकल सिम नहीं मिलता है। ठीक है, और ये 251 रुपए में फोन बेच रहे थे, वो भी 4G। भाई बहुत बड़ी चीज थी, तुरंत चले गए जेल, बढ़िया। और क्या ही कहते हैं ठीक है, फिर आता है इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, ये इंडिया के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी एक्ट्स बनाए गए हैं, जिसके अंडर हमारा चाइना भी जो है इसको फॉलो करता है। इवन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे अब इंडिया का जो टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंडर जो आईफोन है वो भी इंडिया के अंदर अब मैन्युफैक्चर होने लगा है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चर होने लगा है। तो इंडियंस जो है क्या कहते हैं, बढ़िया है, हम लोग तो इंडियंस हैं, हम तो बढ़िया फ्री हैं कि भाई अब जो आईफोन्स हैं वो इंडिया में होगा, और आने वाले 2026 में एंड तक की दुनिया के जितने भी आईफोन है, चाहे वो आईफोन 12 से लेकर के आईफोन 25 आ गया हो,
वो सब इंडिया के अंदर अब से बनेंगे। 90% फोन्स इंडिया के अंदर बनेंगे, बचे हुए 10% इधर उधर बनेंगे। ठीक है, तो इट्स एन ह्यूज लाइक अचीवमेंट फॉर इंडिया। चलो एक बार क्लैप कर दो इंडिया के लिए। ठीक है, मैं भी क्लैप कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर कि जो हम लोग का मतलब इंडियन एक्ट था, इसके कारण एप्पल कंपनी खुश हो गई। उसने देखा कि भाई इंडिया के एक्ट्स तो काफी अच्छे हैं, इंडिया के काफी प्रोफेशनल एक्ट्स हैं। तो उसके अंदर इन लोगों ने गवर्नेंस दी थी, जो है क्या कहते हैं, जो इंडियन गवर्नेंस था उसने जो है कुछ साइबर सिविल एक्ट्स बना दिए थे, जो कि मतलब जो है क्या कहते हैं, और इसके अंदर हम लोग का ये जितने भी स्कैमर्स होते हैं ये सब भी जेल जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। ठीक है, फिर बनता है यूके, लंदन जो होता है, जहाँ पे यूके क्या है, यूनाइटेड नेशंस, लंदन भी यही आता है, लंदन जनरेटेड होता है, ये यहाँ पे यूके लिखा है बट उसको लंदन जनरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल डेटा आप लोग का होता है, जैसे अपने इंडिया का अपना लॉ है, यूएस का अपना लॉ है, वैसे ही यूके का भी अपना लॉ होता है, तो अपने अपने सबके लॉ होते हैं। तो इनका बस लॉ का नाम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यूके कहा जाता है, या फिर उसको जो है हम लोग लंदन कहते हैं। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, देखो, एक साइबर क्राइम होता है हैकिंग, अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर, जो कि हम लोग अपने कोर्स में सीखने वाले हैं कि हम लोग अनऑथराइज एक्सेस कैसे ले सकते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे। ठीक है, आइडेंटिफाई थेफ्ट। ठीक है, हम लोग कोई पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं किसी इंसान से। भले मैं आपसे अभी बोलूं कि कृष्णा भाई अपनी फोटोज मेरे को सेंड करो व्हाट्सएप पे, ठीक है, आप लोग अपनी फोटोज सेंड करो व्हाट्सएप पे, तो ये मैं आपको एक फ्रॉड कर रहा हूँ, आपका डेटा आपसे चुरा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आता है हमारा आइडेंटिफाई थ्रेट। ठीक है, फिर आता है फिशिंग। मैं आप लोगों को एक नकली जो है क्या कहते हैं लिंक भेज देता हूँ कि आप लोग जो है क्या कहते हैं इस पे लॉग इन करो एंड आप जो है 10 लाख रुपए पा जाओगे। एंड क्या होता है उससे आप लोग का सिस्टम में वायरस आ जाता है, या फिर जो है क्या कहते हैं कुछ ऐसा होता है कि आपका सेंसिटिव डेटा चोरी हो जाता है। ठीक है, वो चीज आती है फिशिंग के अंदर। आप लोगों को तो फिशिंग मैं 2 क्लासेस में बता चुका हूँ, तो मैं इतना ज्यादा डीप में अब नहीं बताऊंगा। फिर आता है साइबर बुलिंग। आप जैसे मान लो आप लोगों में से कई लोगों ने मेरा नंबर निकाल लिया है। ठीक है, काफी लोगों को मेरा मोबाइल नंबर मिल गया है एंड वो लोग मेरे को मैसेज करते हैं, मुझे बुली करे अब कल से कि सर आपको मैं आपसे बुली कर रहा हूँ। ठीक है, आशीष ऑफिसर है, जानता है आशीष। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जो है क्या कहते हैं मेरे को बुली करें, तो जो है क्या कहते हैं मैंने काफी सारे लोगों को ब्लॉक भी कर दिया है एंड बट तभी भी मैंने भाई जहाँ पे मेरे नंबर्स पड़े थे मैंने हर जगह से हटा दिया। आप लोग बहुत मुझे बुली कर रहे हो। ठीक है, मुझे आप लोग बहुत बुली कर रहे हो, तो मैंने अब नंबर हटा दिए हैं। तो साइबर बुलिंग में ये चीज आती है कि मैं अब आप लोग के अगेंस्ट ये जो है क्या कहते हैं एक्शन ले सकता हूँ कि आप लोग मुझे ऑनलाइन आकर के बुली करते हैं। ठीक है, तो ये चीज साइबर बुली होता है। बुली क्या चीज होती है कि किसी को ऑनलाइन आके परेशान करना, यानी जैसे आप लोग मेरे को आकर के बहुत सारे मैसेज करते हैं, सर मेरे को ये जो है क्या कहते हैं ये चीज बता दीजिए, वो चीज बता दीजिए, या जो है कुछ और बता दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है क्या कहते हैं आप लोग मुझे आकर के ऑनलाइन साइबर बुली करते हैं। इवन मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जबरदस्ती बैठा करके क्लास में, तो आप लोग को एक तरीके से बुली तो कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग भी मेरे ऊपर केस ले सकते हैं कि सर आप हमें परेशान कर रहे हो, आप हमें क्लास में आके परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड ना। हम्म, तो ये चीज होता है साइबर बुली। ठीक है, फिर आता है इनिशियल प्रायोरिटी थ्रेट। ठीक है, अब कुछ ऐसा होता है कि आपका कॉपीराइट डेटा कोई चोरी कर ले। ठीक है, तो वो चीज जो है क्या कहते हैं आपने अगर उसके ऊपर पेटेंट करा रखा है, कॉपीराइट करा रखा है एंड आपका डेटा कोई चोरी कर ले, तो वो आपका कॉपीराइट इशू आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी एथिक्स। ठीक है, एथिक्स वही चीज है कि हम लोग को अपने प्राइवेसी को मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को दूसरों की प्राइवेसी को भी उतना ही महत्व देना है जितना अपनी जो है क्या कहते हैं जो है प्राइवेसी को हम लोग महत्व देते हैं। जैसे आप लोग अपना मोबाइल नंबर नहीं लीक करना पसंद करेंगे, ठीक है, वैसे ही दूसरे भी इंसान की कुछ प्राइवेसी है। जैसे मैं आप सभी लोगों से जिसको मेरा नंबर मिल जाता है तो यही चीज बोलता हूँ कि प्लीज मेरा नंबर लीक मत करना, बिकॉज जैसे आपकी प्राइवेसी है, आपको अगर दिन के 500 कॉल आने लगे तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। इवन मेरे से तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़े हैं, मैं इवन जो है क्या कहते हैं क्लासेस जब आप लोग की खत्म हो जाती है तो मैं खुद से अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है, वैसे भी जो आप लोगों का नंबर मिला है वो मेरा ऑफिशियल नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर दूसरा है। तो क्या होता है कि मैं ये सब चीजें मतलब बाद में शेयर कर देता हूँ, तो मैं प्राइवेसी को इन्वेड करने की कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोग की प्राइवेसी की कि आपका नंबर कहीं लीक नहीं हो रहा है। उसी तरीके से आप लोग मेरी प्राइवेसी का आप जो है क्या कहते हैं ध्यान रखिए कि मेरा डेटा या मेरा नंबर किसी और को ना पता चले, या किसी को ना पता चले कि मैं इवन जो हूँ क्या कहते हैं मेरा डेटा मतलब कहीं लीक हो गया है। ठीक है, अब इंटीग्रिटी इन साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस।
हम लोग एथिकल हैकिंग अगर करें तो कुछ दायरे में करें, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। ऐसे नहीं कि यूं ही किसी का भी जाकर के अकाउंट हैक कर लिया जो है उसका डेटा ऐसी की तैसी, ठीक है। तो ये नहीं करना है हम लोगों को प्रॉपरली इस्तेमाल मतलब जो है सब कुछ पेशेंसली एंड अच्छे से करना है। आप लोग जब आगे अभी करेंगे तो मैं आप लोग को हर चीज एक अच्छी अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। कोई भी गलत काम, इलीगल या मालवेयर चीजें नहीं करनी है। आप लोगों को मैं एक चीज क्लियरली बोलता हूँ कि कोई भी चीज जो है आप लोग इलीगल मत करिएगा। हैकिंग, इलीगल हैकिंग या मालवेयर क्रिएशन मत करिएगा बिना किसी गाइडेंस या किसी ऑथेंटिकेशन की, ठीक है। अब जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप लोग अपनी वर्नेबिलिटीज को चेक कीजिएगा। अगर आपको इवन वर्नेबिलिटी मिलती है तो आप लोग तुरंत जो है क्या कहते हैं जो है उसको रिपोर्ट कीजिएगा, खुद से एक्सप्लॉइट मत कीजिएगा। एक्सप्लॉइट करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मिल गई है वर्नेबिलिटी तो आप कंपनी को जाकर के सीधे आप लोग मतलब बता सकते हैं कि आपकी कंपनी में हमको ये वर्नेबिलिटी मिली है, आप जो है इसको फिक्स कर लीजिए। एक्सप्लॉइट खुद नहीं करना है, वो अपना खुद वो लोग देखेंगे जाके, ठीक है। फिर कंप्लायंसेस विद लॉज एंड पॉलिसीज, ठीक है। फॉलो नेशनल एंड इंटरनेशनल साइबर रेगुलेशंस। हम लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल एक्ट सबको जो है ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब इंडिया के कुछ हम लोग साइबर लॉ पढ़ते हैं जो कि एक्ट 2000 आईटी एक्ट के अंदर आता है। इसमें देखो इतने सारे एक्ट्स दे रखे हैं, मैं आप लोगों को सब एक एक करके क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हैकिंग, सेक्शन 66 के अंदर ये चीज डिक्लेयर किया जाता है कि अगर आप किसी की बिना परमिशन के किसी को हैक करते हैं तो आपको 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना दोनों देना पड़ेगा, दोनों ही देना पड़ेगा। और ये नो बेल है, ठीक है, यानी आप लोग की कोई भी बेल नहीं हो सकती है। किसी का डेटा अगर आप लोग थेफ्ट करते हैं तो सेक्शन 43 बी और 42 ए के अंदर आप लोग जो है क्या कहते हैं कॉपिंग और मतलब जो है किसी का डेटा चोरी करने का, या डेटा जो है क्या कहते हैं जैसे आपने किसी का कॉपीराइट चुरा लिया या फिर कोई डेटा आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके अंदर आपको बहुत सारा जो है क्या कहते हैं मतलब जो है क्या कहते हैं आपको पैसा देना पड़ेगा। जितना सामने वाली अफेक्टेड जो है मांगेगा उतना पैसा। अगर मैंने जो है क्या कहते हैं 1 लाख का पेटेंट कराया या 1 करोड़ का पेटेंट कराया है तो आपको 1 करोड़ रुपए मुझे देना पड़ेगा, भले आप कैसे भी लाके दो, ठीक है। ये चीज होती है, भले आपको लोन लेना पड़े, ठीक है, बट आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ऑनलाइन जाके कोई डेटा चोरी नहीं करना है। ईमेल स्पूफिंग या फिशिंग करते हैं तो आप सेक्शन 66 सी के अंदर फ्रॉड डिक्लेयर किए जाते हैं, जिसके अंदर आपको 1 लाख रुपए का फाइन या तो 3 साल की जेल करनी पड़ती है। वैसे तो अब तो इसमें अपडेट्स आ गए हैं, अब आप लोगों को 4 साल की जेल और 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ता है दोनों, ठीक है। तीन, और ये भी नो बेल जेल होती है, ठीक है। इसमें आपको बेल जो है ग्रांट नहीं होती, ठीक है। पर्सनली मेरे फादर भी जो है लॉयर हैं, तो मुझे ये लॉस के बारे में काफी पता है। मैं काफी सारा जो है लॉ जो है क्या कहते हैं मतलब देखता रहता हूँ, ठीक है। सेक्शन 66 ए और सेक्शन 354 डी आईपीसी एक्ट के अंदर आप लोगों को, जैसे आप लोग जो है क्या कहते हैं किसी को स्टॉक करते हैं, किसी का आप घर पे कैमरा लगा देते हैं, या फिर आप लोग इवन देखते हैं आजकल ये बहुत ज्यादा न्यूज निकल रही है कि होटल्स में कैमरे लगे होते हैं। तो उस इन दोनों साइबर एक्ट्स के अंदर क्या होता है, ये देखो ये आईपीसी एक्ट है, ठीक है। ये आईपीसी एक्ट इसीलिए आ रहा है कि अगर किसी ने आपके कमरे में कैमरा फिट कर दिया या आपके प्राइवेसी को इन्वेड कर रहा है तो क्या करेगा वो 3 साल की जेल के लिए जो है क्या कहते हैं मतलब जो है क्या कहते हैं मतलब उसको 3 साल की जेल होगी और फाइन देना पड़ेगा जो है अगर ये जो है क्या कहते हैं अगर उसने फर्स्ट टाइम किया है। और अगर उसने फर्स्ट टाइम नहीं किया है, उसका सेकंड या थर्ड टाइम है, तो उसको इवन मिलियंस ऑफ सॉरी मिलियंस नहीं लैक्स ऑफ रुपीज में पेमेंट देना पड़ता है। इवन एक बहुत रिसेंट का केस था नोएडा में, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इसमें मैं जो क्या कहते हैं मतलब ये तो इसके ऊपर मैंने खुद थोड़ा सा रिसर्च की थी एंड इवन मैंने इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं मतलब जो फॉरेंसिक्स टीम थी उनकी हेल्प की थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एक कंपनी थी, वो क्या करती थी अपने जितने भी यूजर्स हैं उनके सिस्टम में, जो उनको पर्सनल सिस्टम घर के लिए दिए गए थे, कंपनी दी थी, उसमें उन लोगों ने कुछ वायरस डाल रखा था, ठीक है। एंड क्या होता था कि वो लोग जब घर जाके अपना लैपटॉप खोल के रखते थे या अपना डिवाइस जो भी उनको मिला था वो खोल के रखते थे तो उनका सारा डेटा चोरी हो रहा था, ठीक है। तो इसके अंडर नोएडा के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा मतलब जो है कॉमन हो गई थी, ठीक है। तो उसके ऊपर कंपनी के ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे थे। वो कंपनी खैर थोड़ी ज्यादा पावरफुल निकली, तभी वो जेल चले गए थे। जो उसके 3 ओनर्स थे, तीनों को जो है 3-3 साल की जेल प्लस कुछ सभी यूजर्स को कंपलसेशन के तौर पे 5-5 लाख रुपए दिए गए थे, ठीक है। इवन जो जिन लोगों का डेटा लीक हुआ था उन सबको इस चीज की मतलब जो है क्या कहते हैं वो भी भनक नहीं थी, तब भी उन लोगों को डेटा पैसा दिया गया एंड तब भी वो लोग खुश नहीं थे कि उनका डेटा लीक हो गया एंड 5 लाख रुपए इज नथिंग फॉर देम, ठीक है।
आपके कोई पर्सनल फोटो चोरी कर ले तो 5 लाख रुपए में आप क्या ही यार, आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, पब्लिशिंग ऑप्शंस कंटेंट। देखो अब आप लोग मान सकते हैं जैसे कि किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोगों ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, ठीक है, कुछ आप लोगों ने उल्टा सीधा लिख दिया, जैसे आप लोग मेरी फोटो के जो है क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के मेरे को बंदर लिख दिया या मंकी लिख दिया, ठीक है, तो आप लोग सेक्शन 67 के अंडर जो है दोषी ठहराए जाएंगे, जिसमें आप लोग जैसे कोई भी जो है क्या कहते हैं मतलब ऑफेंसिव चीज जो कि इंडिया के इवन अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है, या फिर जो है क्या कहते हैं मतलब इंडिया के, खैर इंडिया इतना ज्यादा इस चीज पे नोटिस नहीं करता है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इतना ज्यादा नोटिस नहीं करती है, लेकिन आप किसी को अपशब्द ना बोले या कोई मलेशियस कोई गंदा कंटेंट ना अपलोड करें, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लोग को 3 साल की जेल प्लस 5 लाख का फाइन, ठीक है, और अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो 5 साल की जेल और 10 लाख का आपको फाइन पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी कि जो है अगर आप लोग खुद जा ऑनलाइन जाकर के किसी को अपशब्द बोलते हैं, ठीक है। साइबर टेररिज्म ये बहुत बड़ा शब्द है। साइबर टेररिज्म इज बेसिकली आप जो है ऑनलाइन आकर के टेररिज्म फैलाते हैं, लोगों को इवन जो है क्या कहते हैं भड़काते हैं, जो है कि भाई तू टेररिस्ट बन जा, ठीक है, और ये कर, या फिर जो है क्या कहते हैं आप गलत काम सिखाते हैं, आप ऑनलाइन जाकर के बॉम्ब बनाना सिखाते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं, ये साइबर टेररिज्म में आते हैं। ये सेक्शन 66F और जो है क्या कहते हैं सेक्शन इंडियन टेररिज्म एक्ट नंबर, इंडियन टेररिज्म एक्ट क्या होता है, मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा नहीं था, बिकॉज कभी ऐसा एक्ट किसी का आया नहीं है। एक सेकंड में बताता हूँ, मेरे पास लिखा होगा, एक सेकंड। हाँ, सेक्शन नंबर 15 2002 के अंदर जो कि हमारा लॉन्च हुआ था, सेक्शन नंबर 15 के अंदर आईपीसी धारा 15 के अंदर जो है आपके ऊपर टेररिज्म एक्ट भी लगेगा, और इसमें आपको लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाएगी। लाइफ टाइम के लिए, ये भी नो बेल जेल होती है, आपको कभी भी जेल से जो है रिहा नहीं किया जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग साइबर टेररिज्म में दोषी ठहराए गए। इवन आप टेररिज्म एक्ट में भी दोषी ठहराए गए, ठहराए नहीं ठहराए गए, ठहरा तो आप बाद में दिए जाओगे, ठीक है, तो आप लोग का लाइफ टाइम जो है क्या कहते हैं जेल होगी, एंड आपके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर भी होगा कि आपसे चीजें उगलवाई जाए। एंड वो इंडियन आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड आर्मी है हमारे इंडिया की, स्टिल वो ऐसे केसेस पे एजेंट्स जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, इवन जो है हम लोग का सीबीआई होता है या रॉ होता है, वो जो है क्या कहते हैं ऐसे मतलब जो सेंसिटिव चीजें होती हैं उसको निकाल के रखता है, ठीक है। फिर आता है हम लोग का चीटेड बाय इम्प्लीमेंटेशन विया कंप्यूटर, ठीक है, हम लोग कभी भी चीटिंग करते पाते हैं, जैसे मान लो कि आपका कोई क्या कहते हैं फ्रॉड हो रहा है, आप सोशल मीडिया प्रोफाइल बना करके कुछ सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन आकर के कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, या फिशिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपको 3 साल की जेल प्लस 1 लाख रुपए का फाइन पड़ेगा बस, ठीक है। एंड फिर क्या होता है, डीडॉस अटैक किसी के ऊपर करता है, डॉस अटैक या डीडॉस अटैक करते हैं, तो इंडिया के लिए इसमें एक स्पेशली हम लोग का लॉ बना हुआ है कि जिसके अंदर आप लोग क्या होगा कि आपके ऊपर सेक्शन 53F के अंदर आप लोग जो है अगर किसी भी वेबसाइट को आप लोग डाउन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है क्या कहते हैं उस कंपनी का जितना लॉस हुआ है उतना आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप जाकर के मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट की मेन वेबसाइट या इंडियन आर्मी की मेन वेबसाइट को जाके डाउन कर देते हैं, ठीक है, डाउन कर देते हैं, तो उनका 1 घंटे में 10 करोड़ का नुकसान हो जाता है, तो आपको 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा इंक्लूडिंग फाइन, ठीक है, 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा इंक्लूडिंग फाइन, फाइन कुछ अपने बेसिस पे होते हैं, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर का आई नो कि एक केस आया था, जम्मू कश्मीर का उनका फाइन कुछ, उन्होंने कंपनी जो है की थी एक होटल की कंपनी, सॉरी होटल की वेबसाइट थी, ठीक है, शायद से कश्मीर में आई गेस पहलगाम या पहलगाम से पहले कोई एक वो पड़ता है, ठीक है, यार उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो है क्या कहते हैं जो मतलब एक होटल था, ठीक है, उसमें जो है क्या कहते हैं उसमें जो है क्या कहते हैं ये साइबर अटैक हुआ था, उन्होंने डीडोस अटैक किया था, तो उनका पूरा का पूरा सर्वर फूक गया था, सर्वर की कीमत थी 25 लाख रुपए, और जो उनको टेंशन का पैसा आया वो कुछ क्या कहते हैं 15 लाख रुपए आया था, एंड जो फाइन पड़ा था वो ज्यादा नहीं 3 लाख रुपए पड़ा था, तो ये सब टोटल मिला करके उस हैकर की पूरी टीम को पे करना पड़ा था, एंड वो हैकर की टीम अपने यहाँ की उड़ीसा की थी, ठीक है, तो ये एक बहुत फेमस है, एंड अगर आप लोग अभी भी बोल करेंगे तो आज से शायद से 2019 या 20 का, हाँ जिस साल कोविड आया था 20 में, ठीक है, उसी ईयर की ये बात है, ठीक है, तो वो लोग खाली बैठे तो उन्होंने हैक कर लिया, बेचारे रह गए।
50 लाख रुपए लगभग देने पड़े थे उन तीनों लड़कियों को मिलके। ठीक है। खैर थे तो और भी उसमें लोग, लेकिन पकड़े सिर्फ 3 ही गए थे। ठीक है। तो ये होता है। तो और जो है फिर क्या होता है कि साइबर और रेगुलेशन ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड एंश्योर डिजिटल सेफ्टी। ठीक है। तो आप लोग ये समरी एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग एक बार चैट में आकर पूछ सकते हैं, एंड मैं रिकॉर्डिंग को अब यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। ठीक है। इट्स 1 hour रिकॉर्डिंग नाउ, एंड लेट्स पॉज इट हियर।